देवरानी ने जेठानी से क्या सीखा। रीना गर्मियों की छुट्टियों में अपनी जेठानी नीता के पास रहने को जाती थी। राजेश के पिता तो थे नहीं, उसके बड़े भाई और नीता भाभी ने ही उसकी माता और उसका बहुत ख्याल रखा था। पढ़ लिख कर राजेश तो गुड़गांव में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब लग गया था और रीना एक स्कूल में टीचर थी। राजेश के बड़े भाई सुमित आगरा म्युनिसिपैलिटी में भी क्लर्क थे। नीता भाभी बहुत अच्छी थी और मां की मृत्यु के बाद भी हर साल छुट्टियों में राजेश और रीना गांव में नीता भाभी और भैया से मिलने जरूर जाते थे। गांव जाने पर भाभी उनसे बहुत प्यार से मिलती थी और शाम को बड़े भैया के आने के बाद सब साथ मिलकर ही भोजन करते थे। सबके साथ बैठकर खाने के कारण बहुत खुशनुमा माहौल में पुरानी बातें को और पुराने समय को ताजा करते हुए दोनों भाई खुशी खुशी खाना खाया करते थे। नीता भाभी के हाथों में प्रेम का स्वाद कहो, नीता भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। इतने दिन खाना बहुत मन से और भूख से ज्यादा ही खाया जाता था। ऐसा नहीं कि खाना रीना को बनाना ना आता हो, अपने घर में वही ही खाना बनाया करती थी, लेकिन वहां ऑनलाइन खाना मंगवाने की सुविधाएं ज्यादा होने के कारण वह अक्सर बाहर से ही खाना मंगवाया लिया करती थी। राजेश तो दफ्तर में खाना खाता था। वो कभी कभी अपना लंच लेकर भी नहीं जाता था। उसकी लंच में बहुत अच्छा खाना मिलता था, ऐसा वो स्वयं ही बताता था। अब यहां सबके लिए खाना बनता था। रीना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वह भाभी का रसोई में हाथ बटाए, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वह नीता भाभी जितना अच्छा खाना नहीं बना पा रही थी। हालांकि नीता भाभी ज्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं करती थी और नीता भाभी जब भी रसोई से निकलती थी, रसोई एकदम साफ होती थी। शहर में रीना को केवल उन दोनों का ही काम होता था, फिर भी रसोई में काम करते हुए उसे हमेशा समय का अभाव ही लगता था। इसीलिए वह अधिकतर ऑनलाइन खाना ही मंगवाया लिया करती थी। नीता भाभी को सारे घर का खाना बनाने के बाद भी रीना से बहुत सी बातें करने और उसके छोटे मोटे काम करवाने का भी समय मिल जाता था। रीना की रसोई में अक्सर खाना बच जाता था, जो कि वो काम वाली को दे दिया जाता था, लेकिन नीता भाभी की रसोई में कभी भी कुछ भी फेंकने लायक बचता ही नहीं था। नीता भाभी रात की बची रोटियों को भी अपने बच्चों को उन रोटियों को दही में डालकर और मसाले और लाल सौंठ डालकर दही बड़ों के जैसे खिला देती थी। सच में वो बहुत टेस्टी लगता था। बची हुई दाल या सब्जी के पराठे बनाकर जब भी वो कभी राजेश को या कि सुमेश को खिलाती थी तो वो इतनी टेस्टी लगते थे मानो नाश्ते के लिए कोई नई डिश बनी हो। हालांकि गुड़गांव में वो दोनों कमाते थे, लेकिन फिर भी सुख शांति सिर्फ अकेले जेठ जी के कमाने पर ही उनके घर में थी।
नीता भाभी के घर में भले ही उनकी जितनी कमाई ना आती हो, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख शांति और सामान का कोई अभाव नहीं दिख रहा था। बातों ही बातों में जब रीना ने नीता भाभी से कहा, भाभी मैं भी YouTube से सीखकर कई बार अच्छी डिश भी बनाती हूं, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में स्वाद क्यों नहीं आता। मेरी रसोई भले ही डिजाइनर है, लेकिन आपकी रसोई जितनी साफ क्यों नहीं रह पाती। हंसते हुए नीता भाभी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने सब कुछ बनाना YouTube से सीखा है और मैंने मेरी माँ से। हम घर में इतने भाई बहन थे कि हम कभी भी कोई भी चीज फालतू समझकर कभी नहीं फेंकते थे। बचे हुए चावल को भी सुखाकर हमारी माँ तलने के लिए नमकीन तैयार कर लेती थी। रात की बची रोटियों को ही छाछ या लस्सी में डालकर हम दही बड़े का रूप दे देते थे। सब्जी ना होने की स्थिति में हम बासी रोटियों को ही प्याज टमाटर का छौंक लगाकर सब्जी जैसे ही खाकर स्कूल चले जाते थे। हमारे पराठे हमेशा रात की बची दाल या सब्जी से ही आटा गूंदने के बाद बनते थे। रसोई में जब मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया था, तो वो हमको प्रैक्टिकल करवाते समय दिखलाती थी कि सब्जी में प्याज और टमाटर कैसे भुना जाता है, कितना गुलाबी होना चाहिए। हलवा बनाने के बाद जब तक हम उसे तब तक चलाना चाहिए जब तक कि वो घी ना छोड़ दे। खाना बनाने के बाद कभी भी हम सीधा ही रसोई से बाहर नहीं निकल सकते थे। पहले हमें खाना बनाने वाली जगह साफ करनी होती थी, क्योंकि उनका ख्याल था चकले के गोल घेरे के आटे पर अगर किसी का पैर पड़ जाए तो ठीक नहीं होगा। उस समय हम नीचे बैठकर खाना बनाते थे। चकला बेलन और तवा यह कभी भी हम गंदे छोड़ ही नहीं सकते थे। वही आदत मेरी आज तक भी है कि मैं बर्तन साथ ही मांज कर रख देती हूं। इसीलिए मुझे तुम्हारे घर की तरह किसी काम वाली का इंतजार नहीं होता और मेरी रसोई खाना बनने के साथ ही साथ साफ हो जाती थी। मेरे रसोई में बरकत, या फिर यूं कहो कि साफ इसीलिए हो रहती है क्योंकि मेरे पास में कुछ भी फालतू बचा हुआ फ्रिज में रखना नहीं होता। मैंने यह सब YouTube से नहीं बल्कि अपनी माँ से सीखा है। आज तुम सुबह खाते हुए जो सब्जी की तारीफ कर रही थी, मालूम है वो टिंडे और तोरी के छिलकों की बनी हुई थी। हम मटर के भी छिलके फेंकते नहीं हैं, अपितु उन्हें भी छिलकर सब्जी बना लेते हैं। रीना ने नीता से कहा, भाभी आपको इतना टाइम कहाँ से मिलता है। नीता भाभी ने रीना को समझाया, मुझे ऐसा लगता है नहीं है कि वक्त की कमी है। मैं जब भी खाली बैठी होती हूँ तो सिर्फ खाली बैठने के बजाय मैं कोई सब्जी छीलती रहती हूँ। यूं भी हम जब टेलीविजन में भी प्रोग्राम देखते हैं तो उस समय में मटर छीलती रहती हूँ या कि कोई और काम कर लूंगी, अन्यथा स्वेटर तो बुना ही जा सकता है। रीना नीता भाभी की बातों से बहुत प्रभावित थी। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था अब के वो जब गुड़गांव जाएगी तो वह भी अपने सारे समय का सदुपयोग ही करेगी।
और बाहर से खाना नहीं मंगवाएगी। वो सब्जियां जो उसने कभी भी नहीं खाई थी वह भी इतनी स्वाद हो सकती है, यह उसने ही क्यों उन दोनों ने जान लिया था। जाते हुए उसने नीता भाभी से कहा, भाभी अब मैं भी अपनी भाभी माँ से किचन की बहुत से टिप्स सीख चुकी हूँ। अब मुझे यूट्यूब से कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ने मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, इससे यही सीखने को मिलती है, चाहे भाभी माँ हो या अपनी माँ हो, घर का सारा काम दिल से उनसे सीखना चाहिए ताकि भविष्य में आपको कोई भी असुविधा ना हो। ये बहुत अच्छी चीज है। रसोई घर, ये तो रसोई घर के लिए एक कहानी थी। घर का सारा काम सीखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ।